दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने तलब किया था, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके बाद बुलाया गया था दोनों को। आज दोपहर 12:15 बजे गृह मंत्रालय में बैठक होनी थी। दोनों अधिकारियों को आज दिल्ली आना था, लेकिन ये दोनों ही अधिकारी नहीं पहुंचे दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने दोनों को तलब किया था, दिल्ली पहुंचना था आज, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे हैं। 12:15 बजे मीटिंग होनी थी जो कि नहीं हो पाई। और आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब 2 दिन के दौरे पर थे पश्चिम बंगाल के, उस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। इसी बात को लेकर बुलाया गया था दिल्ली। तो एक बार फिर ममता सरकार और केंद्र आमने सामने, क्योंकि बुलाया गया था, तलब किया गया था, लेकिन यहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे और कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें मना किया गया है। मनीष शुक्ला मेरे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, क्या समझा जाए इससे? पहले तो सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक थी ये सबने देखा, उसके बाद अब आने से भी इनकार, एक तरीके से जवाबदेही से इनकार है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिरीन, गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जो पार्टी के अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके कानवाई पर जो अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई, इसको एक बड़ी लापरवाही माना था। क्योंकि हम जानते हैं कि जेपी नड्डा को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है और होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जो पर्याप्त सिक्योरिटी होने चाहिए, जो भी जेड कैटेगरी के जो वीआईपीज होते हैं, उस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए। इसके बाद ये भी देखा गया कि दिलीप घोष ने भी चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि कानून व्यवस्था वेस्ट बंगाल की सही नहीं है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर हमले हो रहे हैं। और वेस्ट बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगाए गए थे कि वो वेस्ट बंगाल सरकार के साथ मिली हुई है और उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज 12:15 बजे केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मीटिंग का टाइम था इन दोनों अधिकारियों का, जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके जो डीजीपी है पुलिस के। लेकिन उन्होंने पहले चिट्ठी लिख करके बता दिया था कि वो व्यस्त हैं और उन्होंने कहा था कि कोई लापरवाही नहीं हुई है। जो भी पर्याप्त जो सिस्टम बने हुए हैं, जो भी जेड कैटेगरी के जो भी वीआईपीज हैं, उसको बाकायदा सिस्टम फॉलो किया गया था। लेकिन होम मिनिस्ट्री जवाब से खुश नहीं है और वो चाहता था कि वो दोनों अधिकारी आए, लेकिन ये अधिकारी नहीं आए। इनका अपॉइंटमेंट था 12:15 बजे का, इंतजार होता रहा। लेकिन देखा जाए तो चूंकि अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं और ये एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें तो होम मिनिस्ट्री लगातार वेस्ट बंगाल की पुलिस पर और वेस्ट बंगाल की सरकार पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर सवाल उठा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल, और इसीलिए तलब किया गया था। लेकिन अब जब राज्य सरकार की तरफ से मना कर दिया गया, अधिकारी नहीं पहुंचे, तो ये टकराव तो अब बढ़ गया है ना। किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मनीष? देखिए, टकराव बढ़ गया। इसके पहले भी अगर आप देखें तो चिट एंड फंड जो स्कैम की जांच कर रही थी सीबीआई, और उस दौरान भी देखा गया था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी को लगातार सीबीआई ने सम्मन किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने ये कहा था कि हम कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे और जाने से मना कर दिया था। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अधिकारियों को मना कर दिया गया कि वो ना जाएं गृह मंत्रालय। तो अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय से किस तरीके से देखता है, क्या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी है अगर वो अगर स्टेट में है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये देखा जाता है कि जब भी गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार या स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जब उनके बीच मीटिंग होती है तो स्टेट कभी उनको रोकता नहीं है, क्योंकि अगर वो सही है, सब कुछ सही है, तो फिर किस बात का डर है? क्यों नहीं आ सकते गृह मंत्रालय में, क्यों नहीं आकर के मिल सकते? तो इसको एक अलग कलर देने की कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश हो रही है। अब ये देखा जाएगा कि क्या गृह मंत्रालय इनको दोबारा सम्मन करता है, दोबारा बुलाता है। इस बार तो बोला गया था उनके पास वक्त नहीं है, अब वो दोबारा क्या कहते हैं, और अगर दोबारा नहीं आते हैं तो फिर क्या सरकार करती है। और मनीष देखिए, ये जो आरोप लगते हैं ममता सरकार पर, खुद ममता बनर्जी पर, कि वो तानाशाह रवैया अपनाती हैं, वो अंदरूनी और बाहरी का जो एक प्रोपेगेंडा चलाती हैं, और साथ ही वो किस तरीके से केंद्र के साथ कभी भी साथ मिलकर नहीं चलना चाहती। तो ये जो तमाम हरकतें अब हो रही हैं, जो जिस तरह की ये चीजें हो रही हैं, ये तो आधार बनते हैं उन फिर आरोपों का। जी हाँ, लगातार केंद्र सरकार का, और हम बीजेपी की बात करें तो ममता बनर्जी सरकार पर इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं। अगर आप पिछले 2-2.5 साल में देखें
तो जब वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शन हुए थे तब भी अमित शाह जो गृह मंत्री जब कोलकाता में थे तो उनके काफिला जो उनका पूरा एक रैली की तरह चल रहा था उस पर भी अटैक हुए थे और उस दौरान भी ये सवाल उठाए गए थे, काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ था। उससे पहले भी कुछ बीजेपी लीडर्स पर अटैक हुए थे बंगाल के अंदर, तब भी गृह मंत्रालय इसको लेकर के बात कही थी, लेकिन उस दौरान भी यही जवाब था ममता बनर्जी का कि ये जो आरोप हैं ये फिजूल का आरोप है, इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। और इस बार भी देखें तो लगातार बीजेपी कहना है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेआम मारा जाता है। जब उनके घर के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या कई बार कहा जाता है कि पर्सनल लड़ाई है। इस केस में भी देखें तो जेपी नड्डा के काफिले पर जो अटैक हुआ तो कहीं भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने ये नहीं माना कि उनसे चूक हुई है, उल्टा उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे पर्याप्त इंतजाम कर लिए थे। लेकिन अब जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर जाए, चाहे जेट कैटेगरी का कोई भी वीआईपी जाए, उसकी जो स्टेट पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये कह के भाग नहीं सकते कि उन्होंने इंतजाम किया उसके बावजूद ये घटना हो गई। तो जाहिर तौर पर ये सवाल तो रहेगा ही, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब इतने बड़े अधिकारी को, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जब हेड को बुलाया जा रहा है और अधिकारी नहीं आते और स्टेट गवर्नमेंट उनको रोक देती है आने से, तो ये एक अजीब सी स्थिति है। अब आगे क्या होना है इसमें? क्या दोबारा से भेजा जाएगा नोटिस तलब करने के लिए? जी हाँ, देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि शब्दों की लड़ाई हो, क्योंकि गृह मंत्री ने भी ट्वीट भी किया था और ये सवाल उठाए थे कानून व्यवस्था पे, ममता बनर्जी ने भी बात कही थी। अब दोबारा ये बात कही जा रही है कि दोबारा इन अधिकारियों को बुलाया जा सकता है और ये देखा जाएगा कि अभी क्या जवाब होता है। अगर अधिकारी नहीं आते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी इसका कई तरीके का ऑप्शन है, मसलन जो उनकी ACR होती है पुलिस ऑफिसर्स की, या कई तरीके के और भी रूल्स हैं जिसके तहत गृह मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है किसी भी IPS के ऊपर, या फिर जो IS रैंक के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अभी चूंकि इनको और समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, अगर तब नहीं आते हैं तब उसके बाद इन सब ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से वो हमला हुआ था, जिसे बंगाल पुलिस ने भी दरकिनार कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि ऐसी कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उन तस्वीरों ने बताया कि आखिर उस दिन वहां पर हुआ क्या था, और इसीलिए आज ये मीटिंग होनी थी जो कि नहीं हो पाई, अधिकारी नहीं पहुंचे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने जी न्यूज से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस हमले को लेकर? कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी हमला किया गया, एक बहुत बड़ा पत्थर जिससे उनकी गाड़ी का कांच टूटा, उनके ड्राइवर को भी चोट आई। कैलाश विजयवर्गीय, पहले तो आपका बहुत स्वागत है, जी न्यूज पर आपने समय निकाला। राज्यपाल बहुत आक्रामक थे, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, ममता सरकार से लेकर डीजीपी से लेकर गृह सचिव से उन्होंने कई सवाल पूछे। लेकिन एक बात जो उन्होंने विशेष तौर पर कही कि ममता सरकार अगर अपनी राह से भटकती है तो मुझे मेरा दायित्व पता है, मैं वो निभाऊंगा। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, गवर्नर का काम ही है कि सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है या नहीं। जब कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो जवाबदारी गवर्नर की है कि वह सरकार को हिदायत दे, वह सरकार को वार्निंग दे, वह सरकार को चेताए, वो मुख्यमंत्री को बुला के चर्चा करे, वो अधिकारियों को बुला के चर्चा करे। मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब इस सब प्रक्रिया से गुजर कर और आज मीडिया के सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि जब मर्यादाएं टूटती है संविधान की तो गवर्नर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। तो उन्होंने आज भी वार्न किया है सरकार को। मुझे लगता है कि सरकार शायद समझेगी, संविधान के अनुरूप काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, प्रजातंत्र की स्थापना करेगी, ऐसा मुझे लगता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपना बयान वापस लें। कि आपको लगता है कि राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा है कि ममता बनर्जी को अपना बाहरी वाला बयान वापस लेना चाहिए, ये शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ममता बनर्जी के कल के स्टेटमेंट्स के बाद आपको लगता है कोई असर इस पर होगा? क्योंकि वो तो खुद राज्यपाल को कई बार कई फोरम पर डिनाई कर चुकी है, नकार चुकी है। देखिए, राज्यपाल का अपना दायित्व है, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पर कोई अगर गैर जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ बयानबाजी करे, यदि ममता जी अपनी जिम्मेदारी समझेगी, संवैधानिक जिम्मेदारी समझेगी, तो मुझे लगता है कि उन्हें
गवर्नर साहब की सलाह का पालन करना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वे सत्ता के अहंकार में इतनी मस्त है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रही हैं, वो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही हैं। यदि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कोई गलत काम कर दे तो यदि उनको डांट लगाने के बजाय वो एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के अध्यक्ष पर आरोप भी बुनियाद लगाएं, तो ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो बंगाल के संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि बंगाल एक बहुत रिच संस्कृति वाला एक बहुत ही रिच कल्चरल प्रदेश है। यहाँ पर कला, साहित्य, संस्कार, भक्ति सबके शीर्ष लोग यहाँ पर रहे हैं और इसलिए वहाँ कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि कल ममता जी ने जिन शब्दों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उपयोग किया, ये मर्यादा के बाहर है। तो यदि मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने कहा है और ममता जी को रियलाइज हो तो अगर माफी मांगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी, पर मुझे मालूम है कि वो बहुत अहंकारी हैं। वो माफी क्या मांगेगी, मुझे तो नहीं लगता। मांग ले तो बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी, ममता बनर्जी ने कहा कि ये अगर बीजेपी कह रही है कि ये सुनियोजित था पूरा हमला, तो सुनियोजित था, लेकिन हम पर जो आरोप लगे, मतलब उनकी राज्य सरकार पर जो आरोप लगे उन पर नहीं, ये तो बीजेपी ने सुनियोजित किया था, बीजेपी की पहले से तैयारी थी। अगर ऐसा था तो वो उसको रोक सकते थे। यदि ऐसा भी उनको मालूम है कि बीजेपी ने किया, तो उनके पास पुलिस है, उनके पास सरकार है, उनकी शासन व्यवस्था है, तो रोक सकते थे हमको। उनके गुंडों से हमारी गाड़ी पे पत्थर फेंकवाना, इससे अच्छा है कि उनकी पुलिस रोक देती हमको कि मत जाए, आगे मत बढ़िया, तो हम रुक जाते। हमको इस प्रकार का व्यवहार थोड़ी करते जो उन लोगों ने किया। पर अब जब घटना हो गई और घटना करने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराकर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाएं, इसका मतलब है कि इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों को आप संरक्षण प्रदान कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कल की घटना है, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो मुख्यमंत्री है और उनके भतीजे। तो सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना के बाद ममता जी का बयान अलग है, पुलिस का बयान बिल्कुल अलग है। पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ, नड्डा जी बिल्कुल सेफ पहुंच गए। हाँ, कुछ उनका जब कन्वॉय निकल गया उसके बाद थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं हुई। श्रीमान पुलिस अधिकारी महोदय, ट्वीट करने के पहले कम से कम ये तो देख लेते कि वहां पर पत्रकार लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नड्डा जी के पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, उसके पीछे राहुल सिन्हा जी की गाड़ी थी, उसके पीछे मुकुंदा की गाड़ी थी, सबकी गाड़ियां फोड़ी गई। मुकुल जी के हाथ में फ्रैक्चर है, हमारे वरिष्ठ नेता है, तो पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के अपने दो धड़े हैं, जो बंगाल की गुटबाजी है बीजेपी की, ये उसका नतीजा था। अब क्या बोल सकता हूँ मैं समझता हूँ कि उनको पता नहीं कौन से ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ये जरा वो और बता देती डिटेल तो अच्छा रहता सबको, क्योंकि मुझे भी अब खोजना पड़ेगा कि यहाँ पर बीजेपी का कौन सा ग्रुप है। हमारी तो पूरी पार्टी एक है और हम सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.